हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th बिहार बोर्ड 2024 में पूछे गए सभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को किए थे। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसका हमको सिर्फ हाफ का ही जवाब देना होता है। मतलब 8 क्वेश्चन है तो सिर्फ 4 का ही जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं तो हम लोग सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 31, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ये रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का आलेख खींचे और हल करें। हमको क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 और वो दोनों को सॉल्व करके हमको ग्राफ ड्रा करना है। फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स या वाई किसी को भी हम अलग कर लेंगे। तो मान लिया हम यहाँ से y को अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5y को अगर हम बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो +5y होगा। तो 5y इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 3x + 1। अब यहाँ से हम y को अलग कर रहे हैं तो 3x + 1 डिवाइडेड बाई 5, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हम पुट करेंगे, इस साइड में जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू आता है, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चलिए यहाँ -2 हम पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × -2 + 1 डिवाइडेड बाई 5। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -6 + 1 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ आएगा -5/5, ये कैंसिल आउट होकर के कितना देगा, -1। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 + 1 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आएगा 10/5 और ये आ जाएगा 2। कम से कम आपको 2 वैल्यू लेना होता है। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। इसमें हम जब x इज इक्वल टू -2 बिठाए तो y का वैल्यू कितना आया, -1 आया। और जब हम x बराबर 3 बिठाए तो y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। उसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को भी लिखेंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये सेकेंड है। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन है। और यहाँ से हम y या x को अलग करते हैं। चलिए हम y को अलग करते हैं तो -y है, उसको उधर ले जाएंगे तो +y होगा और इधर क्या बचेगा, 2x + 3। y बराबर इतना आया, इसको हम 4 मान लेंगे और इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 वी गेट, यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 0 + 3 कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 × -1 + 3 -2 + 3 इज इक्वल टू 1। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ भी हम 2 वैल्यू निकाल लिए तो इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। जब हम x बराबर 0 बिठाए तो y का वैल्यू 3 आया और जब x बराबर -1 बिठाया तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया। चलिए अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। कभी भी एग्ज़ाम में हम लोग को ग्राफ पेपर मिलता है, उसी पर ड्रा करना होता है। ये होगा x एक्सिस, यहाँ हो जाएगा x' एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन है और यहाँ हो जाएगा y' एक्सिस। फर्स्ट इक्वेशन को जो भी यहाँ सॉल्व किए, इसमें ग्राफ पेपर में क्या करेंगे कि यहाँ से बीच से लाइन खींच लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करना है। इसके लिए बॉक्स
नीचे बना देना है। फिर उसी तरह सेकंड इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करेंगे और इसका बॉक्स नीचे बनाएंगे। बी से लाइन खींच करके दोनों इक्वेशन को अगल बगल सॉल्व कर देना है और उसके पीछे ही आपको ग्राफ ड्रा कर देना है। कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पे लाइन खींचा होता है तो यहाँ पे लाइन खींच के उसके बाद लिखते हैं। लाइन नहीं खींचना, आपका लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ है, वहाँ पे बस नंबरिंग करना होता है। अगर हम फर्स्ट लाइन का जो ग्राफ है उसको ड्रा करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है -2, y बराबर कितना है -1। तो x -2 और y -1, देखते हैं कहाँ पे आएगा ये पॉइंट। तो x में -2 यहाँ है और y में -1 नीचे है, इसी की जस्ट नीचे यहाँ पे चले जाएंगे हम और इसको ऐसे राउंड करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे -2 -1। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 2 है। तो x में 3 और y में 2 दोनों ही पॉजिटिव है, इधर साइड आएगा और इसके लिए हम क्या लिखेंगे 3 2। अब हम ये दोनों ही पॉइंट को मिला देंगे। लेट कर लिए, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब हम दूसरी लाइन को ड्रा करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x में 0 y में 3, मतलब जब x 0 और y में कोई वैल्यू दिया हो इसका मतलब ये y एक्सिस पर जाएगा। तो y एक्सिस यहाँ है, तो x में 0 और y में 3, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ 0 3। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है -1 और 1 है, मतलब x में -1 y में 1, x में -1 और y में 1, यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा -1 और 1। अब हम इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इसका क्या नाम देते हैं हम, मान लीजिए ये C है, ये D है। तो यही हमारा ग्राफ हुआ। इसका जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख देंगे 3x - 5y + 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको हम लिख देंगे 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0। So this is the answer. Now let's do question number 32. एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई इतना मीटर अधिक होने पर वह वर्गाकार हो जाता है। तो आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई निकालने बोल रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और बोल रहा है कि अगर उसकी लेंथ को हम 5 मीटर कम कर दें और ब्रेथ को 2 मीटर बढ़ा दें तो उसका वो कैसा बन जाता है, स्क्वायर फील्ड बन जाता है। तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। लेट करते हैं, इसका जो लेंथ है वो L है और ब्रेथ B है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब कह रहा है कि उसका जो लेंथ है, मान लिया कोई नया लेंथ L' है, वो क्या हो जाता है कि जो पहले वाला लेंथ था उससे कितना कम हो जाता है, उससे 5 मीटर कम हो जाता है, मतलब L - 5 पहले वाले L से 5 कम हो जाता है। अब B' जो नया वाला B है उसको हम B' मान लिए हैं, तो उसका जो चौड़ाई है वो 2 मीटर ज़्यादा हो जाता है। तो पहले से B था, अब B + 2 हो जाएगा। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो क्या बोल रहा है कि ये कैसा बन जाता है, स्क्वायर फील्ड बन जाता है। जब भी स्क्वायर होता है तो उसमें सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। तो लिखेंगे हम L' बराबर क्या हो जाएगा, B', दोनों का साइड इक्वल हो जाएगा। L - 5 इज इक्वल टू B + 2 होगा। L और B वन साइड लाएंगे तो L - B इज इक्वल टू 2 + 5, L - B इज इक्वल टू 7 होगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। यहाँ पे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ 260 मीटर, इसका एरिया दिया हुआ है, तो L इंटू B इज इक्वल टू 260 दिया हुआ है और इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे।
एल इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है और एल माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं कि एल माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 एल इंटू बी होता है। तो एल माइनस बी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एल इंटू बी का वैल्यू कितना है 260। 0 4 6 24 2 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो जाएगा 1089। एल प्लस बी का वैल्यू कितना होगा √1089। 33 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 33 आया। एल प्लस बी का वैल्यू 33 आया। एल प्लस बी इज इक्वल टू 33। इसको हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम सेकंड और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो एल और बी का वैल्यू आ जाएगा। और एल प्लस बी का वैल्यू कितना आया 33। दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, एक एल और एक एल 2l इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40। 2 से जाएगा 20 बार में। एल का वैल्यू कितना आया 20। अब एल का वैल्यू हम किसी भी सेकंड या थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। एल माइनस बी इज इक्वल टू 7। 20 माइनस बी इज इक्वल टू 7। बी का वैल्यू माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस बी होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20 प्लस 7 इधर आएगा तो -7। यहाँ से हो जाएगा ये 13। लेंथ कितना आया 20 और ब्रेथ तो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ट्रायंगल लिख लेते हैं, हम बना लेते हैं। कभी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है और सारे एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी ई के बराबर होगा, एंगल सी एफ के बराबर होगा। और ये पूरे को हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और क्या होगा रेशियो बराबर होगा, यहाँ पे हम ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के। इस साइड का इस साइड के रेशियो बराबर होगा ए सी बाई डी एफ। और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ए बी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर के बराबर होता है और बी सी का स्क्वायर ई एफ के स्क्वायर के बराबर होता है। ए सी का स्क्वायर बाई डी एफ का स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम एरिया का रेशियो निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो साइड का स्क्वायर होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम अपनी तरफ से ड्रॉ किए हैं, इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ए एम परपेंडिकुलर क्या खींचे हैं बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ खींचे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए एम,
उसी तरह अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF देखें तो हाफ बेस इसका कितना है EF और हाइट कितना है DN। दोनों के एरिया का हम रेशियो निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF AM EF इंटू DN। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा BC इंटू AM डिवाइडेड बाय EF इंटू DN। सॉरी ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे ABM ट्रायंगल और DEN ट्रायंगल में। ये चूँकि परपेंडिकुलर हमने खींचा है तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिखा है कि एंगल B और एंगल E बराबर है। ये एंगल के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट से, और एंगल M इज इक्वल टू एंगल N होगा। ये 90 डिग्री है। हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। एंगल सिमिलरिटी, एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। अगर ये इसको हमने सिमिलर दिखा दिया है तो इसका जो साइड का रेशियो वो भी इक्वल होगा। ये AB डिवाइडेड बाय DE होगा और BM डिवाइडेड बाय EN होगा और AM डिवाइडेड बाय DN। इसको हम इक्वेशन फोर्थ मानेंगे। AB बाई सेकेंड इक्वेशन में हम देखें कि AB बाई DE किसके बराबर है BC बाई EF के। AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF। और हम ये देख रहे हैं कि AB बाई DE किसके बराबर है AM बाई DN के। इसकी जगह हम लिख सकते हैं AM बाई DN इज इक्वल टू BC बाई EF फ्रॉम इक्वेशन 4। इसको हम कहाँ से लिखे हैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन थर्ड में हम इसका वैल्यू को पुट करेंगे। जहाँ भी AM बाई DN रहेगा उसकी जगह हम क्या बिठाएंगे BC बाई EF बिठा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC बाई EF इंटू AM बाई DN की जगह हम ये पुट करेंगे BC बाई EF। तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। इसी तरीके से हम ये सारे ही साइड को इक्वल कर सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, चूँकि BC बाई EF किसके बराबर है BC बाई EF AB बाई DE के भी बराबर है तो हम इसके भी बराबर कर सकते हैं स्क्वायर के। AB स्क्वायर बाई DE का स्क्वायर, चूँकि हम लिखेंगे BC बाई EF किसके बराबर है AB बाई DE के। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है ये AC बाई DF के ही बराबर है तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बाई DF का स्क्वायर। लिखेंगे BC बाई EF किसके बराबर है AC बाई DF के।
इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो है वो सब साइड के बराबर आ गया। हम लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये BC स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बाई DE का स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई DF का स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना इतना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉसिक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। अब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से भी नीचे से ऊपर जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक सेक बचेगा, 2 सेक इसके साथ जाकर के 1 बना देगा। तो सेक थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर और इसमें से कॉस स्क्वायर दोनों मिलके 1 बन जाएगा, तो एक कॉसेक बचेगा। इसको हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। दोनों में क्या कॉमन है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ से क्या बचेगा कॉसेक थीटा प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ एक सेक थीटा। ये हमको प्रूफ करना था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतना इंटू इतना मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। एक कुआं को खोदा जा रहा है तो उसके अंदर के जो उस कुएं का क्या दिया हुआ है डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो भी है व्यास दिया हुआ है और उसका गहराई दिया हुआ मतलब ऊंचाई दिया हुआ है कुएं का। कुएं किस शेप का होता है बेलन के आकार का होता है। उसमें से जो मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी को हम चबूतरा पे फैला रहे हैं। तो चबूतरा कितना ऊंचा हो जाएगा उसका हाइट निकालना है। तो इसका जो आयतन होगा जो बेलन का आयतन होगा कुएं का आयतन वो हो जाएगा चबूतरे के आयतन के बराबर। और चबूतरा कैसा होगा घनाभाकार होगा, घनाभ के आकार का क्यूबॉइड के फॉर्म का होगा। तो यहाँ से d बराबर दिया हुआ 7 मीटर, तो r निकालेंगे हम तो d/2 7/2 यहाँ से आ जाएगा इतना मीटर। ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर। अब यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई तो उस मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा क्यूबॉइड का फॉर्म का जो हमारा चबूतरा है उसका बराबर हो जाएगा। उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ हाइट निकालने बोल रहा है तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये जो कुआं होता है वो बेलन के आकार का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो हम लगाएंगे पाई r² h बराबर यहाँ हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच। 22/7 गुना r का वैल्यू कितना आया 7/2 गुना 7/2 लिखेंगे। h का वैल्यू 20 आया और l कितना आया 22 गुना इसका b आया 14 और h हमको निकालना है।
ये 22 से 22 जाएगा, 7 से जाएगा 2 बार में, और ये 2 से जाएगा 10 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 5 बार में। तो एज का वैल्यू कितना आया, यहाँ ऊपर में बचा 7 × 5, नीचे बचा 7 × 2, 7 से 7 चल जाएगा, तो ये कितना आएगा 2.5 मीटर। इसका जो ऊंचाई होगा वो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर का होगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। यदि मीनार इतना मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार है, ये लेट कर लिए, ये मीनार है, ये लेट कर ली मीनार है, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये भवन है, ये है भवन। अब यहाँ पे देखना है कि मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है, इसका पाद बिंदु यहाँ से इस भवन का जो शिखर है, इसका कितना उन्नयन कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। भवन का पाद बिंदु यहाँ है और इसके मीनार के शिखर यहाँ है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ 50 मीटर, ये कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ये हमको निकालना है। इसको मान लिया हम h मीटर है, ये इसको निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे लेट ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ 50 मीटर, यह है गिवन। सी डी बराबर h मीटर, ये हमने लेट किया है, माना है। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, tan 60, ये होगा ए बी बाई बी सी, √3 इज ए बी का वैल्यू कितना है 50, और बी सी को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो बी सी का वैल्यू कितना आएगा 50/√3। नाउ इन ट्रायंगल डी सी बी में चलेंगे तो tan 30 लगाना पड़ेगा। tan 30 इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हुआ, सी डी बाई बी सी, 1/√3 इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी एच है और बी सी है 50/√3। भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये यहाँ जाएगा तो 50/√3 h बराबर कितना आया, √3 × √3 हो जाएगा 3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 50 में, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18 तो 16.6 मीटर आएगा। हम इस लिख सकते हैं कि भवन की ऊंचाई कितना होगा 16.6 मीटर। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इसका कंस्ट्रक्शन बनाना होगा। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बनाना है, फिर उसके सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये हमारा ए बी साइड है, ये बी सी है और ये ए सी है। बी सी साइड को नीचे ड्रा करते हैं, तो लेट करते हैं यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर और इसका हम क्या नाम देंगे बी सी। यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे और ये 5 सेंटीमीटर हुआ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ए बी होगा वो ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर और ए सी जो है 6 सेंटीमीटर खींचना है। तो हम 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे।
तो यहाँ बी पे रख करके एक चाप काटेंगे। उसके बाद अब यहाँ से जो AC होगा वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर यहाँ से C पर रख करके 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ये कट नहीं रहा है तो हमको 4 सेंटीमीटर को और बड़ा करना पड़ेगा। जहाँ पर ये कट किया वहाँ पर इसको हम नाम दे देंगे। ये A पॉइंट हुआ और इसको हम मिला देंगे B से और C से। फिर हम इसको C से मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमको एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करना है। उसका जो संगत भुजा होगा वो पहले वाली भुजा के 2/3 होगी। मतलब कि 2/3 का मतलब होता है कि जब ऊपर वाला हमारा अंश छोटा हो, इसका मतलब ये जो पहले से ट्रायंगल बना उससे छोटा ट्रायंगल बनेगा, जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। और अगर ऊपर हमारा अंश जो है न्यूमरेटर जो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इसका मतलब जो हम ट्रायंगल अभी बनाए उससे बड़ा ट्रायंगल बनेगा, जो सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। बी से हमको कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रा करना होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाना होगा। चाहे तो आप 60 डिग्री भी यहाँ पे बना सकते हैं एंगल। तुम यहाँ से इस तरीके से खींच लेते हैं। अब हमको जो ट्रायंगल बनाना है वो पहले वाले ट्रायंगल के 2/3 होगा। उसका साइड जो होगा वो कैसा होगा, 2/3 होगा, मतलब 2/3 होगा। तो करेंगे क्या कि इसमें जो बड़ा होगा, चाहे ऊपर में हो या नीचे हो, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर में हो, जो भी बड़ा होगा, यहाँ पे बड़ा कौन है, जो डिनोमिनेटर में हमारा है 3, तो उतना कट हम लगाएंगे। सारा कट इक्वल होना चाहिए। तो लेट कर लिए, यहाँ से हम एक कट मारे, फिर दूसरा कट लगाएंगे और फिर तीसरा कट लगाएंगे। और इसको नाम दे देंगे हम B1, B2, B3। अब जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होगा उसको हम C से मिला देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही वाला, अगर मान लिया कि इस तरीके से रहता, ये तो छोटा है डिनोमिनेटर में, तो हम 3 को ही मिलाते इससे। और कुल हम कितना लेते हैं, 5, इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ B पे रख करके कोई भी एक हम चाप खींचेंगे, कोई भी एक आर्क हम खींच लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो भी ऊपर है हमारा न्यूमरेटर में है, वहाँ से रख, न्यूमरेटर में क्या है 2 है, 2 पे रख करके, अगर न्यूमरेटर में 5 है तो फिर 5 पे रख करके हम कट करते। यहाँ से एक हम आर्क खींच लिए। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इस आर्क को नापेंगे कितना है, यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रखेंगे, ये इतना है, तो यहाँ रख करके इसको कट लगाएंगे। कट लगा दिए। अब हम इस पॉइंट को इस B पॉइंट से मिला देंगे और इसके पैरेलल लाइन वो खींचेंगे। इस B2 को हम इस पॉइंट से मिला देंगे और ये बिल्कुल पैरेलल होगा इस लाइन के।
ये और ये पैरेलल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे हम एक चाप लिए उसी तरह हम यहाँ सी पर भी चाप लेंगे, कोई भी चाप ले सकते हैं। हम एक चाप लिए इस तरीके से। अब जहाँ पे ये कट लगा था वहाँ से हम लगाएंगे एक चाप, वहाँ से हम एक चाप लेंगे, इसको हम सी डैश नाम देंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम सी डैश नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, चाप को नापेंगे। अब हम इस सी डैश पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल बना और इसको हम ए डैश नाम दे देंगे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा ये बना था ए बी सी, और उसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल बना, ए डैश बी सी डैश बना, जो कि इससे छोटा है। छोटा इसलिए कि ऊपर हमारा न्यूमरेटर क्या था, छोटा था, तो छोटा ट्रायंगल बनेगा। अगर ये न्यूमरेटर बड़ा होता, अगर 5/3 बोलता तो इससे बड़ा ट्रायंगल बनता जो कि इसके सिमिलर होता। ये तो हुआ 37 नंबर क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको इसका स्टेप भी लिखना होगा। जब हम स्टेप लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसके स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की। दूसरा स्टेप, यहाँ पर जो हमने लाइन खींचा था इसका हमको एक्स मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि बी से एक रेखाखंड खींचा बी एक्स, जो B1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये दूरी जो B1 B2 यहाँ तक की दूरी, ये सब बराबर है। तो हम लिखेंगे B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3। यहाँ से एक BX खींचा, इस प्रकार है कि ये सब बराबर है। हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ से हम इसके बाद क्या किया कि B3 को C से मिलाया, तथा B3C पैरेलल ये खींचा, B3C के पैरेलल कौन है, B2C डैश खींचा। इसके बाद AC पैरेलल A डैश C डैश खींचा, बना त्रिभुज A डैश B C डैश, जिसकी भुजाएं त्रिभुज A B C की संगत भुजाओं 2/3 गुना
इतने स्टेप आपको लिखना मस्ट है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है कि इसका बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? मोड निकालना है। ये है क्लास इंटरवल और यहाँ है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115। इसका फ्रीक्वेंसी 33, 27, 85, 155, 110, 45, 15। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि बहुलक वर्ग कौन सा है, मॉडल क्लास कौन सा है। तो इसमें जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, तो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 155। ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये जो हमारा क्लास इंटरवल होगा ये हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। अब हमको निकालना होगा यहाँ से एल। एल क्या होता है? जो हमारा बहुलक वर्ग है उसका जो निम्न सीमा है उसको हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। फिर निकालना होगा एफ ओ, F1, F2। FO क्या होता है? इसके पहले वाला जो हमारा होगा फ्रीक्वेंसी उसको हम FO कहते हैं। F1 क्या होगा? ये वाला फ्रीक्वेंसी। और F2 होता है इसके जस्ट बाद वाला। इसके बाद हमको H निकालना होगा। H बराबर क्या होता है? हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा देते हैं तो हमारा H निकलता है। तो कितना आएगा? 100 में से 95 घटा देंगे तो 5 आएगा। अब मोड का फार्मूला होता है L प्लस L का वैल्यू कितना है? 95 प्लस F1 का वैल्यू 155 माइनस F2 इंटू F1 155 माइनस FO कितना है? 85 माइनस F2 कितना है? 110 इंटू 5। इसको घटाएंगे तो 70 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पीछे 10, 2 पीछे 10 और 11 हाथ मेरा 1, 2 और 1 3। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, 8 और 1 9 और 1। इसको घटा देना है, कितना आया? 115 गुना 5। अब ये 5 से जाएगा तो 5 गुना 10, 5 3 15, तो कितना आया? 95 प्लस 70/23। तो 95 प्लस 23 से हम डिवाइड करेंगे 70 में। 23 दूना 23 3 69। 23 का 92, तो कितना आया? 3.04। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका हम ऐड करेंगे तो 98.04। ये आंसर हुआ। तो हम लोग सारे ही क्वेश्चंस को देख चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को। इसमें जब एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो जितना क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे 8 इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, तो उसमें सिर्फ आपको 4 ही का जवाब देना होगा। सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना होगा। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इसलिए हम सारे ही क्वेश्चन को बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।